क्वेश्चन नंबर 13 है रॉस के एडिशन का। तो अब इसमें देखें कि जो शेडो कॉर्पोरेशन है हैज़ नो डेट। इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ लिखता हूँ SH कंपनी, ये बेसिकली कौन सी फर्म होगी? अनलिवर्ड फर्म। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद और अगर बारो करना चाहे तो कास्ट ऑफ डेट उसे क्या पड़ रही है? 7%। यानी अगर दूसरी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ सेग्रीगेट करके लिख दूँ तो ये है 7%। द फर्म्स वैक इज करंटली 11%। और करंटली वैक यानी अनलिवर्ड फर्म का जो वैक है हमारे पास, अब देखें गौर से समझना है, वैक अनलिवर्ड फर्म का वो कितना है? 11%। तो अब देखें अनलिवर्ड फर्म, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, तो इसका कास्ट ऑफ इक्विटी अनलिवर्ड वो भी यही होगा। और अगर मैं इसे के नॉट लिख दूं तो ये भी यही होगा। ठीक है, ये अब आपको देखो फौरन क्लिक करना चाहिए जब आप प्रैक्टिस में होते हैं, क्योंकि अनलिवर्ड फर्म है, जो इसका वैक है वो या इसका कास्ट ऑफ इक्विटी भी है। और एंड द टैक्स रेट इज 35%। टैक्स रेट 35% है। व्हाट इज शैडोज कास्ट ऑफ इक्विटी? अब हमसे ये पूछा जा रहा है, देखिए कास्ट ऑफ इक्विटी रिक्वायरमेंट 1 कि SH जो कि एक अनलिवर्ड फर्म है, इसका कास्ट ऑफ इक्विटी हमें बताएं, ये उन्होंने पूछा है। तो क्लियरली देखें, जो अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो अनलिवर्ड फर्म है, जो उसका वैक है, वही उसका कास्ट ऑफ इक्विटी है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ये चीजें बता दी। वैक इज इक्वल टू 11% या वैक इज इक्वल टू कास्ट ऑफ इक्विटी लिख लें, वो बेशक अनलिवर्ड फर्म, तो दैट इज 11%। ये आपका रिक्वायरमेंट 1 है, जस्ट इतना। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होगा तो तब आपसे ये फौरन सॉल्व हो जाए। उसके बाद है if the firm converts to 50% debt, what will its cost of equity be? अगर ये फर्म वो कहते हैं कि 25% डेट आ जाए, ठीक है, तो फिर कास्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी? अगेन देखें, जो अभी आपने क्वेश्चन किया था वही क्या था हमारे पास, कास्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? रिक्वायरमेंट 2। तो कास्ट ऑफ इक्विटी अब क्या पूछा जा रहा है? लिवर्ड फर्म का, क्योंकि आप डेट का प्रोपोर्शन उसमें शामिल करना चाह रहे हैं। तो फार्मूला देखें क्या बनेगा, अगेन वही आर नॉट या के नॉट, जो भी आप इसमें लिखना चाहें, या के ई अनलिवर्ड लिखना चाहें, सारा कुछ एक ही है, प्लस डेट बी, क्योंकि डेट को शो कर रहा है, डेट ओवर इक्विटी 1 माइनस टैक्स, एंड उसके बाद आर नॉट या के नॉट या के ई माइनस के डी। अब के ई को फाइंड करने के लिए यही जो आर नॉट है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है? के ई अनलिवर्ड है, यही हमारे पास वैक है जो अनलिवर्ड फॉर्म का था। तो ये हमारे पास कितना था? 11%, जैसे कि हमने अभी ऊपर लिखा है। अब डेट कितना वो चाह रहे हैं? 25%। ठीक है, ये मैं हेडिंग में थोड़ा सा डाल, डेट 25%। तो डेट है जी हमारे पास 25%, मीन 0.25। अगर डेट 25% है तो इसका मतलब है इक्विटी की रेशियो क्या होगी? 75%। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस टी है, तो 1 माइनस 0.35, एंड अगेन यहाँ पे 0.11 माइनस कास्ट ऑफ डेट 0.07। हमने अभी ऊपर देखा है कि कास्ट ऑफ डेट हमारे पास क्या है, ये देखो 7% है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 0.11 प्लस, तो जब हम इस रेशियो को सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 0.33, और ये है 0.65, और ये बन जाता है 0.04। मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस करें तो टोटल ये अब हमारे पास बन जाता है 11.86%। That is the cost of equity of a levered firm when you are incorporating 25% debt in your capital structure. ठीक है, 25%। ये देखिए, क्लियर? इसमें है कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछने वाली? देख लें। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ओके, अच्छा अब देखें रिक्वायरमेंट
अगर हम 3 को देखें, if the firms converts to 50% debt, what will its cost of equity be? यानी अगर आपने 50% डेट शामिल करना होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर कास्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी? सिंपली आपने क्या करना होगा, ये आपने खुद करना है कि ये जो प्रोपोर्शन है डेट ओवर इक्विटी रेशो वाला, डेट भी 50 होगा और इक्विटी भी 50 होगा। फिर आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करना है और कास्ट ऑफ इक्विटी लिवर्ड फर्म की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ 50-50 रेशियोज चेंज करनी है, बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे रहेंगे। उसके बाद जो फोर्थ वन है, व्हाट इज द शेडोज वैक इन पार्ट बी इन पार्ट सी। पार्ट बी में वो कहते हैं वैक क्या होगा। पार्ट बी मीन जब 25% डेट था, पार्ट सी में क्या है जब 50% डेट था, तो तब वैक कितना होगा और तब वैक कितना होगा। ठीक है, तो मैं ये 25 वाला वैक आपको बता रहा हूँ। तो रिक्वायरमेंट 3, if debt is equal to 25%, तो कैलकुलेट हमने बेसिकली क्या करना है, वैक करना है। ठीक है, तो वैक का फार्मूला आपको पता है, कास्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी। अब फार्मूला आप दूसरा भी लगा सकते हैं जो रूटीन में मैं यूज करता हूँ, तो ये मैं मेरे लिए मुझे आसान लग रहा है तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। जो आने आपको दोनों चाहिए अकॉर्डिंगली। फिर कास्ट ऑफ डेट 1 माइनस टी एंड वेट ऑफ डेट। तो अगर आप यहाँ पर देखें, कास्ट ऑफ इक्विटी हमने अभी कैलकुलेट की है अकॉर्डिंग टू 25% रेशियो 0.1186। तो इसमें वेट ऑफ इक्विटी कितना था, 75%। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, प्लस के डी हमने 0.07 यूज किया है, और टैक्स रेट क्या है 0.35 यानी 35%। अब 1 माइनस टी जब आप करते हैं तो ये आपके पास क्या रह जाता है, रिमेनिंग 0.65। ठीक है, यानी ये बेसिकली 1 माइनस 0.35 का आंसर है। ठीक है, और वेट ऑफ डेट कितना है 25%, ये 25। ठीक है, तो अब आप इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाए। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, सम अप करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 10.03% बन जाए। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। ये देखें 0.186, वेट ऑफ इक्विटी कितना है 0.75, और उसके बाद वेट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट। तो अगर आप सम अप करते हैं तो देखिए ये 1 ही बनता है, डिवाइडेड बाय ये प्लस करेंगे तो 1 बनेगा, तो इसलिए यहाँ 0.75 एक ही बात है, प्लस 0.07, 0.65 and weight of debt is 0.25 divided by weight of equity plus weight of debt। जब आप इसे सॉल्व करते हैं देखें यहाँ पे भी इनकी ये जो रेशो है सम अप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 होगा, और ये भी इज इक्वल टू 1 होगा। तो यही हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी 1 मैंने यहाँ लिखा नहीं है बस। ठीक है, ये आप आंसर करेंगे तो सेम वही 10.03% आ जाए। होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है जी, इसमें है कोई कंफ्यूजन? ओके, अच्छा, ये अब हमारे पास क्वेश्चन जो है 13 सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 एंड 15 की तरफ। Bruce and Company expects its EBIT to be 140,000 every year and forever। ठीक है, every year forever 140,000 ये रहेगा। अब ये सारे जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इन तमाम के रिलेटेड जो एजम्पशंस है वो हमने शुरू में पढ़ ली थी। ठीक है, ये एजम्पशंस जितना भी थे इनके रिलेटेड कि EBIT जो है वो अर्निंग्स फॉर एवर रहेंगी, परपेचुअल लेवल पे होंगी। द फर्म कैन बारो एट 9%, यानी ये KD हो गया। ब्रूस करंटली हैज नो डेट, इसका मतलब है जो ब्रूस कंपनी है उसके पास अभी कोई डेट नहीं है, तो ये अनलेवर्ड फर्म है।
एंड इट्स कास्ट ऑफ इक्विटी इज 17%। अब इसका जो कास्ट ऑफ इक्विटी है वही इसका वैक है, ठीक है, तो वो 17%। इफ द टैक्स रेट इज 35%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म। देखिए यहाँ पे मैं ये क्रॉस लगा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ द फर्म, तो ये अनलिवर्ड फर्म है, ठीक है, तो अनलिवर्ड फर्म की अब वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैलकुलेट करते हैं। रिक्वायरमेंट 1, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ द फर्म जो है कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू ऑफ द फर्म अनलिवर्ड होगी, ये हमने चीजें पढ़ी हुई हैं, EBIT, ठीक है, इंटू 1 माइनस टैक्स। इसको अब कैलकुलेट करते हैं, इस पे बेसिकली के नाट यानी जो इसका वैक होता है, ठीक है। अब EBIT हमारे पास कितना है 100, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 140,000। अब टैक्स रेट कितना है 35, तो 1 माइनस 0.35। अब ये जो इसका के नाट मैंने यहाँ लिखा है, ये जो के ई लिखा हुआ है, यही के ई के नाट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे यूज कर देते हैं 0.17। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है 5,35,294। ये है जी वैल्यू ऑफ द फर्म जो अनलिवर्ड फर्म है, जिसमें डेट नहीं है, राइट। उसके बाद इसी 1 के साथ है व्हाट विल द वैल्यू बी इफ ब्रूस बारोस 135,000 एंड यूजेस द प्रोसीड्स टू रीपरचेज शेयर्स। अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये एक एजम्पशंस पढ़ी थी कि टोटल एसेट्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। टोटल एसेट्स चेंज नहीं होंगे तो यानी अगर एसेट साइड चेंज नहीं होगी तो दूसरी साइड भी इसका मतलब है चेंज नहीं होगी, जस्ट उनका कम्बिनेशन चेंज हो सकता है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, टोटल सेम रहेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, बारो कर रहे हैं, इसका मतलब है हम इक्विटी को कम करेंगे, तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप डेट ले रहे हैं तो डेट से क्या कर रहे हैं, शेयर्स मार्केट में जो आपने दिए हुए हैं उनको वापस खरीद रहे हैं, ताकि वो डेट और इक्विटी की जो रेशियो है वो सेम रहे। तो तब हम क्या करेंगे, देखो हमने ये एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि वैल्यू ऑफ द फर्म लिवर्ड, यानी जिसमें डेट इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, आप अपने पास इसको नोट्स में देखिएगा। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, EBIT 1 माइनस टी, ये डिवाइडेड बाय के ई या के नाट जो अनलिवर्ड फॉर्म का था, ठीक है। इसमें हमने प्लस किया था टैक्स रेट बी और डिवाइडेड बाय दिस, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट टैक्स शील्ड है, ठीक है। तो ये मैं इसको अगेन लिख देता हूँ, ये है वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फंड और ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट टैक्स शील्ड, डेट टैक्स शील्ड। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आर से कैंसिल हो जाता है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को, इसी टर्म को TC यानी कॉर्पोरेट टैक्स इनटू यानी मल्टीप्लाइड बाय बी, और बी आपको पता है स्टैंड्स फॉर डेट, और ये हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म है, ये सेम रह जाएगी EBIT 1 माइनस टी या TC एक ही बात है, डिवाइडेड बाय के नॉट, ठीक है। अब हम वैल्यूज अगर इसमें पुट करें तो ये जो टर्म है ये हमने देखो ये सॉल्व की हुई है यहाँ पे, इसका आंसर क्या है हमारे पास 5,35,294 प्लस टैक्स। अब टैक्स की जो रेशियो है कितना है 35% है, और डेट उन्होंने बताया हुआ है 135,000 अगर डेट का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म जो लिवर्ड होगी उसका आंसर बन जाए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास टोटल अमाउंट बन जाती है, इसको मल्टीप्लाई करने से फिर प्लस करने से 5,82,544 ये है वैल्यू ऑफ द फर्म जो अनलिवर्ड लिवर्ड फर्म, सॉरी, ठीक है। अनलिवर्ड के हमारे पास ये वैल्यू आ गई 535,294। जब उसमें डेट टैक्स शील्ड बेस्ड ऑन दिस हमने कैलकुलेशंस ऐड अप किया तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म लिवर्ड जो हुई
वो उससे ज़्यादा होगी ड्यू टू इंक्रीज या इंकल्शन ऑफ डेट। डेट के शामिल करने से हमें क्योंकि टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो वो जब बेनिफिट ऐड किया तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो गई, इंक्रीज। दैट्स इट। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट 1 जो है वो सॉल्व हो गई। यानी वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमारे पास उन्होंने कहा है कि फाइंड करें। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूँ। तो ये है जी हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी अनलिवर्ड, और उसके बाद अगर डेट को शामिल किया जाए तो फिर क्या होगी, हमने दोनों सूरतों में वैल्यू को फाइंड करना। उसके बाद है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर रिकैपिटलाइजेशन। यानी जब आप रिकैपिटलाइजेशन का मतलब है जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, चाहे इक्विटी से डेट मिक्स करते हैं या डेट से इक्विटी मिक्स करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कॉम्बिनेशन के अंदर जब चेंजेस नहीं तो हम उसको क्या कहते हैं, रिकैपिटलाइजेशन। ठीक है। तो जब हम इसको रिकैपिटलाइज करेंगे तो कास्ट ऑफ इक्विटी को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और फिर अगेन वैक भी इसी बेस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। जरा गौर से देखना है इस चीज को। रिक्वायरमेंट टू कास्ट ऑफ इक्विटी लिवर्ड फर्म की। ठीक है, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कास्ट ऑफ इक्विटी लिवर्ड फर्म की जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एम की प्रोपोजिशन जो हमारे पास 2 है विद टैक्स, उसने हमें जो फार्मूला प्रोवाइड किया हुआ है वही है। अगेन मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि के ई लिवर्ड इज इक्वल टू अगेन वही के नॉट या आर नॉट प्लस डेट ओवर इक्विटी इनटू 1 माइनस डी, एंड अगेन ये के नॉट माइनस के डी। ओके जी। अब कास्ट ऑफ लिवर्ड जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो के नॉट जो है वो हमने अभी कैलकुलेट की हुई है, बल्कि क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर 17%। देखिए कास्ट ऑफ इक्विटी जो अनलिवर्ड फर्म की है वो हमें 17% यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। दैट इज कास्ट ऑफ इक्विटी या के नॉट जो अनलिवर्ड फर्म की है, ये मैं लिख रहा हूँ साथ ताकि मेंशन रहे, 0.17 प्लस डेट ओवर इक्विटी। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा काम करना है कि ये किस तरीके से रेशो होगी। उसके बाद 1 माइनस टी 1 पॉइंट माइनस 0.35 एंड के नॉट अगेन 0.17 एंड के डी जो हमारे पास है ये गिवन है 0.09 अगर हम बारो करते हैं तो ये आपके सामने में 9% ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर हम बारो करना चाहें तो 9% पे हमें लोन मिलता है, राइट। अब हम डेट ओवर इक्विटी की रेशो पे फंस गए यहाँ पे, ताकि हमें पता चले और हम यहाँ पे इसको फिल आउट करें। तो कास्ट ऑफ इक्विटी अनलिवर्ड हमारे पास है। तो आप ये गौर करें, वैल्यू ऑफ द फर्म लिवर्ड ये हमने अभी कैलकुलेशन की है। तो ये हमारे पास वैल्यू थी 582 एंड 544। ठीक है। तो ये किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, बेसिकली वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है। अब ये जो वैल्यू ऑफ द फर्म लिवर्ड है 582544 है, इसमें से अगर हम माइनस कर दें कोई एक वैल्यू ऑफ इक्विटी तो वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। माइनस वैल्यू ऑफ डेट ये उन्होंने हमें बताया दी हुई है 1,35,000। तो बाकी हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है 447 एंड 544। इसी वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट की रेशो को हम यहाँ मेंशन करते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ जो डेट है, अब परसेंटेज में हमारे पास नहीं है गिवन, लेकिन हम रेशो में फिर इसे लिख सकते हैं। और एस इक्विटी है, तो इक्विटी हमने फाइंड की है 447 एंड 544। जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, एक रेशो बन जाएगी।
ठीक है, रेशो बन जाएगी और हम अपना क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकेंगे। तो ये 0.17, इसको आपस में पहले डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास रेशो बनती है 0.3016। जस्ट इनको डिवाइड करने से मीन्स अगर हम ऑलमोस्ट बात करें तो 30%, और ये आंसर सॉल्व करें तो 0.65, और ये आंसर सॉल्व करें तो 0.08। तो इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें 0.17 के अंदर, तो हमारे पास जो टोटल आंसर बनेगा 18.57%। ये है हमारे पास कास्ट ऑफ इक्विटी लिवर्ड फॉर्म की, अगर हम अपने पास डेट शामिल करते हैं। यह है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट टू कास्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद है वैक। तो अगेन अब वैक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैक ऑफ लिवर्ड फॉर्म। तो अगेन वही वेट्स के थ्रू हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अभी। कास्ट ऑफ इक्विटी, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास रेशो नहीं है गिवन, इसलिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। कास्ट ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, यानी ओवरऑल ये वैल्यू ऑफ द फर्म बन जाती है। फिर प्लस कास्ट ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टी, फिर वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अब कास्ट ऑफ इक्विटी अभी हमने फाइंड की है 0.1857 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें पता है 447544 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों टर्म्स को जमा करते हैं तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म बन जाती है। ये क्या बन जाती है? वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म, अब देखें यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म है 582 एंड 544। अदरवाइज वही कॉन्सेप्ट है कि आप डेट और इक्विटी की वैल्यूज को जमा कर देंगे तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी यहाँ पे वैल्यू यही टोटल बन जाएगा। फिर प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 0.09, 1 माइनस टी 0.65, जब 0.35 माइनस करेंगे, और वैल्यू ऑफ डेट हमारे पास 135,000 एंड डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ द फर्म जो है 582 एंड 544। राइट, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास बन जाता है 0.1427, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं डेट वाले एरिया को तो ये हमारे पास बन जाता है 0.01355। प्लस करते हैं तो ये आपके पास वैक बन जाएगा लिवर्ड फॉर्म का, दैट इज 15.62%, 6162 जो भी इसमें मेंशन कर। ठीक है, तो ये आपके पास ही कैलकुलेशंस हैं वैक और कास्ट ऑफ इक्विटी लिवर्ड फॉर्म की। रिक्वायरमेंट 2। अब है जी रिक्वायरमेंट 3। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के रिलेटेड यहाँ पर क्या कमेंट करेंगे, क्या आपने यहाँ से देखा, क्या आपने सोच के ये सारी इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बात है कि जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, व्हेन देयर आर कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस यानी ये जो हम टीसी वाले टर्म यूज करते हैं, देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जिसको हम वैक कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होगा, डिक्लाइंस which conforms proposition 1 with taxes। अगेन वही जो डायग्राम हमने बनाया था आपको याद हो कि ये हमारे पास के डी है, ये हमारे पास के ई है,
वैक ड्यू टू टैक्सेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये के ई, ये के डी, और ये जो चीज़ है ये क्या है, वैक है या के नॉट है। ठीक है, ये मैं के नॉट लिख देता हूँ, ये डिक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ टैक्स ना होते तो ये जो के नॉट है ये बेसिकली सीधा यानी लाइन होती, स्ट्रेट लाइन, ये उस वक्त होगी जब टैक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, ये टैक्सेस जब नहीं होंगे विदाउट टैक्स ये सीधी लाइन होती है के नॉट की। और अगर हम इसे शामिल कर लें टैक्स को, कॉर्पोरेट टैक्सेस को, तो फिर वैग क्या हो जाता है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ जाता है, जिससे हमारी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट्स आपने अभी